Friends, welcome in my class. I am your host, दोस्त, टीचर, फ्रेंड, शिक्षक, गुरु निर्देश भारद्वाज और मेरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आ जाइए, चले आइए। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी जुड़ जाइए। जिन लोगों को इस साल पीटी मतलब कि 2023 का पीटी और मेंस देना है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर आपके सामने आकर के। सभी बच्चों को सबसे पहले एक बार गुड मॉर्निंग है। हेलो सभी बच्चों को, जाहिद अहमद, तन्वी, सभी लोगों को चैतन्य, गुड मॉर्निंग। सभी मेरे प्यारे बच्चे जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, नेहा वर्मा, हेलो बेटे, सभी लोगों को एक बार गुड मॉर्निंग। तो चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं हम आपका लेंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से। आपको ध्यान होगा, आपको याद होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको बताना है कि लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक पढ़ाया था। देखते हैं मेरे किस किस बच्चे को जो है कितना याद है कि लास्ट क्लास में इधर जो है बबीता और संतोष, बहुत से सारे बच्चे इधर जो है आ रहे हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं कि आपकी मेमोरी का क्या दस्तूर है, आपकी मेमोरी का क्या दस्तूर है। तो कमेंट करके बताएं, सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है बबीता। कोई बात नहीं बेटे। अच्छा बबीता, हाँ कल परसों हमने आपसे बात करी थी। तो बताइए किस किस को याद है। चलो, तो हम अपनी इस क्लास को आगे लेकर के चलते हैं, अपनी कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। टॉपिक है आज का दिल्ली सल्तनत में अरब आक्रमण। आक्रमणकारी आपको नजर आ रहे हैं, ये अरब आक्रमणकारी हैं। ये हमारा भारत है। इन अरब आक्रमणकारियों ने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण जो है किया। इसी को जो है हमें पढ़ना है। ये हैं आपके मास्टर जी पढ़ाने वाले। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम आपको थोड़ा रिकैप कर देते हैं। खलीफा तक पढ़ाया था, बिल्कुल सही है, काजल ने बिल्कुल सही कहा है, खलीफा तक ही पढ़ाया था। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। क्या नाम है उस टॉपिक का नाम? उस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। तो चलिए आइए दिल्ली सल्तनत पे चलते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत। इसका टाइम है 1206 से लेकर के और 1526 तक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना जो हुई थी, हमारे भारत में जो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1206 में। अब अगर हम अपना सिलेबस देखते हैं, अगर हम अपना सिलेबस देखते हैं, हमारा सिलेबस क्या कहता है, तो ये जो सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएससी ने दिया हुआ है हमें कि दिल्ली सल्तनत में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो दिल्ली सल्तनत में मेरे प्यारे बच्चों हमको जो टॉपिक पढ़ने हैं, एक है गौरी का भारत पर आक्रमण। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं। मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास है मेरा भी वैकल्पिक विषय इतिहास है बेटे। आओ दोनों मिलकर के इतिहास रचते हैं। तुम्हारा भी वैकल्पिक विषय इतिहास, मेरा भी वैकल्पिक विषय इतिहास, और हम दोनों मिलकर के रचते हैं इतिहास। वाह क्या बात है, आधा वर्ज किया है, वाह क्या बात है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण भी जो है इस टॉपिक में।
फिर है दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं प्रारंभिक तुर्क सुल्तान। ये प्रारंभिक तुर्क सुल्तान क्या है ये भी हमें देखना है, ठीक है। और इल्तुतमिश और बलबन ये जो है हमें, तो हमने जो अपनी क्लास स्टार्ट करी थी लास्ट क्लास में, वो थी हमारी यूपीएससी के द्वारा दी गई यूनिट 15, जिसका नाम होता है 13वीं सेंचुरी या 13वीं शताब्दी। और 13वीं शताब्दी का जो टॉपिक है उसका नाम है दिल्ली सल्तनत, अर्थात हमें दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से बढ़िया से कि दिल्ली सल्तनत में इतने टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो चलिए आइए हम जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। और दिल्ली सल्तनत में जो पहला टॉपिक है आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, उसका नाम है मोहम्मद गौरी। अब अगर हमें दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़ना है तो हमें जो है यहाँ पे जिस राजा को पढ़ना है उसका नाम है मोहम्मद गौरी। क्या नाम है? उसका नाम है मोहम्मद गौरी। ये जो है आपका यूपीएससी कह रहा है। और मोहम्मद गौरी जो है एक तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है। कैसा माना जाता है? तुर्क इन्वेडर। एक मोहम्मद गौरी एक तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है। लेकिन जब हम तुर्क आक्रमणकारी की बात करते हैं, जब हम तुर्क आक्रमणकारियों की बात करते हैं तो तुर्क आक्रमणकारी मेरे प्यारे बच्चों दो हुए थे, एक गौरी का और एक महमूद गजनी का, दो हुए थे। तो अगर हमें गौरी को पढ़ना है तो महमूद गजनी को हमें अपने आप पढ़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? इन दोनों को मिलाकर के तुर्क आक्रमणकारी जो है बोला जाता है। इसलिए जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे, ठीक है, कि तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में बताएं, तो तुर्क आक्रमणकारियों में केवल हमें गजनी को नहीं पढ़ना है, गौरी को भी पढ़ना है, या केवल गौरी को नहीं पढ़ना है, गजनी को भी पढ़ना है। और जब हम आक्रमणकारियों की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, ये सिलेबस है, आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। जब हम आक्रमणकारियों की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहां पे एक आक्रमण और आ जाता है और उसका नाम होता है अरब आक्रमण। और जब आपके सामने अरब आक्रमण की बात करते हैं हम ऑप्शनल में, तो यहां पे हमें एक और आक्रमणकारी मिल जाता है जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम मिल जाता है हमें? मोहम्मद बिन कासिम। इसलिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना में हमें मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ना होता है। और अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं तो इसके आगे फिर एक और हमें टॉपिक मिल जाता है, क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत है या ये जो आक्रमणकारी हैं ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। इसीलिए जो है हमें यहाँ पे एक और टॉपिक मिल जाता है और उसका नाम है राइज ऑफ इस्लाम धर्म या इस्लाम धर्म का उदय। राइज ऑफ इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म का उदय जो कि अरब में हुआ था। इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा अरब के रेगिस्तान में जो है की गई थी, अरब में जो है की गई थी। तो ऑटोमेटिकली हमें ये जो है टॉपिक पढ़ने होते हैं। जब हम इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब हम ऊपर चलते चले जाते हैं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। अगर हमें दिल्ली सल्तनत को समझना है तो इसको हम उल्टा कैसे समझेंगे? पहले हमें पढ़ना पड़ता है इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के बाद में फिर पढ़ना होता है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के बाद में फिर हमें पढ़ना होता है महमूद गजनी, गजनी के बाद में फिर हमें पढ़ना पड़ता है मोहम्मद गौरी। और जब हम मोहम्मद गौरी को पढ़ रहे होते हैं तभी जो है होती है हमारे टॉपिक की स्थापना, और इस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत, जिसका टाइम मैंने अभी बताया 1206 से लेकर के 1526। बताओ, जो मैंने बात दिल्ली सल्तनत के बारे में बताई वो बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ। जो बात मैंने आपको 2 बार उलट पुलट के बताई कि दिल्ली सल्तनत का हमारे इतिहास में क्या मतलब है, दिल्ली सल्तनत का हमारे इतिहास में केवल दिल्ली सल्तनत में केवल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का रोल नहीं है। अगर हमें दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है, अगर हमें दिल्ली सल्तनत को समझना है तो हमें इस प्रकार से अपनी पढ़ाई को लेकर के चलना पड़ेगा।
ये जो है हमारा पढ़ने का क्रम है, 1 बाय 1 करते हुए ये हमारे जो है पढ़ने का क्रम है। जल्दी से बताओ, समझ में आया? समझ में आया हो तो अपन आगे चलेगा, अगर समझ में नहीं आया है तो अपन इधर बीच ही रुकेगा, कदम नहीं बढ़ाएगा। आपका समझना बहुत जरूरी है। ओके, मोगम्बो खुश हुआ, अगर आपकी समझ में आ गया तो मोगम्बो खुश हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने जो है अपनी जो 1 या 2 क्लास करी हैं उसमें हमने क्या क्या कर लिया है, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। आप महान हैं। ठीक है साहब, मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब हम ये देखते हैं कि लास्ट 2 क्लासों में जो हमारी हुई है उसमें हमने क्या कर लिया है। तो इसमें हमने केवल इस्लाम धर्म को कर लिया है बहुत अच्छे से। तो एक बार तनिक सा समय आपको इस्लाम धर्म के बारे में दे देते हैं। मोहम्मद अनास बेटे बिल्कुल वही करने जा रहे हैं। एक बार 2 मिनट इतना सा समय आपको इस्लाम धर्म के बारे में दे देते हैं, फिर हम जो है अपने टॉपिक पर चलेंगे। तो इससे पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है इस्लाम धर्म। अगर हम आपको 2 मिनट इस्लाम धर्म के बारे में दें तो इस्लाम धर्म की स्थापना किन्होंने की थी? पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी। किन्होंने की थी? पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, कब करी थी? 7वीं शताब्दी में करी थी, 7th सेंचुरी। ठीक है, कहां करी थी? अरब संसार में करी थी। जिस जगह पर जो है इस्लाम धर्म की स्थापना हुई उसका नाम था अरब संसार। फिर यह इस्लाम धर्म 2 भागों में बटा। कौन कौन से? केवल जो है आपको रीकैप दे रहे हैं। अगर किसी को ये क्लास देखनी हो तो पीछे के क्लासेस जो है देख ले। फिर ये इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। इसी इस्लाम धर्म में एक व्यवस्था आई थी जिसका नाम था खलीफा व्यवस्था। खलीफा व्यवस्था के बाद में फिर इस्लाम धर्म में आते हैं वंश। ये सब हम आपको जो है पढ़ा चुके हैं, यहां पे हम दोबारा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई, तो इस्लाम धर्म की स्थापना जिस जगह पे हुई उसी जगह से हमारे भारत पे किसने आक्रमण किया? जल्दी से कमेंट करके बताओ, लाइन लग जानी चाहिए। जिस इलाके में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी उस इलाके से हमारे भारत पर किसने आक्रमण किया? एकदम लाइन लगा दो, यूट्यूब पे आग लगा दो जल्दी से, और कमेंट होते रहने चाहिए कि कासिम गजनी गौरी में से इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद में सबसे पहले किसने आक्रमण किया? जल्दी से, जल्दी, फटाक सीना। चलिए, तो इसके बाद में हमारे भारत पर जो आक्रमण होता है वो होता है मोहम्मद बिन कासिम का। तो चलिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे भारत पर आक्रमण कहां किया था। तो आइए अब हम चलते हैं मोहम्मद बिन कासिम की ओर। अपना दूसरा चैप्टर है, दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम। आइए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं, और पढ़ाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं 2 चीजें कि टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है और उस टॉपिक से क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं कि मोहम्मद बिन कासिम को हमें किस तरीके से जो है पढ़ना है। मोहम्मद बिन कासिम को हमें किस तरीके से पढ़ना है और वहां से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। आइए क्वेश्चन आपको पढ़ा देते हैं। इस्लाम धर्म क्या है, इसकी स्थापना किसने की, इसकी व्याख्या करें। ये हम इस्लाम धर्म में आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। खलीफा व्यवस्था क्या है, इस्लाम धर्म में इसके योगदान और महत्व की चर्चा करें। ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं और पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अरब आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम है वो यहां से होते हैं। तो देखते हैं
कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल में मेंस में आते हैं। एक क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके स्वरूप का वर्णन करें। यह क्वेश्चन जो है आपको लिखना है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण का एक विवरण प्रस्तुत करें। मोहम्मद बिन कासिम का भारत के पर आक्रमण का एक विवरण प्रस्तुत करें और उसकी सफलता के कारण बताएं। अगला क्वेश्चन यह है, भारतीय एवं इस्लामी इतिहास में अरबों की सिंध विजय एक घटना मात्र थी, एक परिणाम विहीन घटना थी, इसकी समीक्षा करें। ये सब क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल जो है क्लास करें और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं ताकि सब लोग जो है इसका फायदा उठा सकें। ठीक है। अरबों की सिंध विजय के महत्व की चर्चा करें। ये आपके ऑप्शनल के क्वेश्चंस हैं। अरबों की सिंध विजय के परिणामों की समीक्षा करें। अरबों ने जब सिंध विजय की तो उसके क्या परिणाम निकले, इसकी समीक्षा करें। बिल्कुल मोहम्मद अनास बेटे, ये क्वेश्चंस मेंस के हैं, पीटी के थोड़ी नहीं है। और आइए बड़े बड़े क्वेश्चंस की ओर लेके चलते हैं। सिंध पर अरबों के आक्रमण का वर्णन करें तथा इस आक्रमण के परिणाम की विवेचना करें। ठीक है। क्वेश्चन है छोटा सा लेकिन है बहुत जानदार। छोटा आदमी बड़े काम का। क्या है? भारत अरब संबंधों का एक विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है। 11वीं 12वीं शताब्दी में भारत पर तुर्की आक्रमण के कारणों का उल्लेख करें। ये सब आपके मेंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। महमूद गजनी के आक्रमण का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके प्रभावों की समीक्षा करें। ये सब क्वेश्चन जो है आपको मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको आंसर राइटिंग के लिए लिखने हैं। ओके, आगे चलते हैं। यूपीएससी में आपके 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आंतरिक कलह एवं संघर्ष में लिप्त व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाले भारत पर आक्रमण करना गौरी को पर्याप्त निमंत्रण था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये 2019 में यूपीएससी में आया हुआ है। ठीक है। 2018 में क्या आया हुआ है? तराइन और चंदावर की लड़ाई में भारत में तुर्की शासन की नींव रखी, इसका विवरण प्रस्तुत करें। सर आप रोज क्यों नहीं पढ़ाते? रोज ही तो पढ़ाते हैं, तुम रोज पढ़ने के लिए आते ही नहीं हो। मैं तो रोजाना आता हूं। क्या बात करते हो? आप फोन करके पूछो ओजांक आईएएस पे कि निर्देश भारद्वाज की क्लास रोजाना होती है, हमें इन्फॉर्म कर दिया जाए। आपको जो है बिल्कुल बताया जाएगा। पहले आप फोन करिए, उधर से फोन उठाया जाएगा, एक सुंदर सी आवाज आएगी, आप बात करिए और सब जानकारी आपको मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको ईयर वाइज जो दिखाई दे रहे हैं, सब क्वेश्चन हमारे इसी टॉपिक से हैं। कोई भी टॉपिक जो जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, ये बाहर के नहीं हैं। हमारा पढ़ने का तरीका क्या होता है? हमें टॉपिक की जानकारी हो और हमें उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी जानकारी हो। इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक हमारे पास सिलेबस, ठीक है, और एक पिछले साल के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उस टॉपिक से आए हुए। अगर हमारे पास ये दो चीजें हैं तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है। और एक चाहिए मेरे जैसा धांसू मास्टर जो आपको टॉपिक वाइज आपके सिलेबस को कवर करा दे। ठीक है। एक चाहिए आपको मेरे जैसा धांसू मास्टर जो आपको टॉपिक को जो है बाकायदा इज्जत के साथ कवर करा दे, टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं है बीच बीच में कभी कासिम पढ़ा दिया, कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दी, कभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दी, कभी 1857 का विद्रोह, कभी अपने घर का विद्रोह, कभी पड़ोसी का विद्रोह। ऐसे काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? एक तरफ से उठाओ, सिलेबस को डिटेल में एक्सप्लेन करते चले जाओ, बच्चों को नोट्स देना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देने हैं, बच्चे आंसर राइटिंग करेंगे, आप चेक करिए और कहानी आगे चलते रहेगी। तो आपको तीन चीजें चाहिए,
सिलेबस, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस और मेरे जैसा एक धांसू मास्टर जो आपको पढ़ा पढ़ा करके होशियार कर दे। यस, चलिए, तो फिर हमारे ये जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग एग्जाम के जो है बहुत सारे हैं, इतने में पढ़ूंगा तो काफी समय जो है निकल जाएगा। कुल मिलाकर के अब अगर हमें दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है अरब आक्रमण। अब हमारा देखिए, हमने सिलेबस देख लिया, सिलेबस के बाद में हमने क्वेश्चंस देख लिए। अब क्वेश्चंस के बाद में हमें देखो, ये जो नंबर आपको आ रहा है ना स्क्रीन पे, इस पे कॉल करो 8750711110223344। आप इस पे कॉल करो, ठीक है, और आपको जो है वहां से सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कब कब क्लास होती है। बिल्कुल बेटे, आज से आप जुट जाइए एकदम दनादन। आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है 2023 में। चलो आगे चलते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताता हूं कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है। तो अगर हम कासिम को पढ़ने जा रहे हैं तो अब हम आपको ये बताएंगे कि कासिम को हमें कैसे पढ़ना है, बहुत सिंपल वे में। तो चलिए, कासिम को हमें ऐसे पढ़ना है। पहला टॉपिक, अरब आक्रमणकारी कौन थे, हमें ये जानना है। दूसरा, अरब आक्रमण कहां से हुए, भारत पर अरब आक्रमण कहां कहां हुए, हमें ये जानना है। तीसरा, चाय की एक चुस्की लेनी है बीच में, जरूरी है ना। अगला पॉइंट है, अरब आक्रमण के कारण बताइए। ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। जब हम अरब आक्रमण के कारण पढ़ रहे होंगे तो 708 की एक घटना है, उससे पहले क्या हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, ये सब आपको जानना है। अरब आक्रमण से पहले के कारण और अरब आक्रमण, इस अरब 708 की घटना से पहले और 708 की घटना के बाद। चलिए अगला, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण में उसके स्वरूप और सिंध विजय की चर्चा करें। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद हमारे भारत पर जो अरब आक्रमण हुए उनकी चर्चा करें। सिंध के राजा दाहिर की असफलता के कारणों की चर्चा करें। अरबों की सिंध विजय के परिणाम और प्रभाव मोस्ट इंपोर्टेंट है। अरबों की सिंध विजय के परिणामों की चर्चा करें, ठीक है। इसके बाद में एक घूंट की चर्चा करें। इसके बाद में भारत अरब संबंधों की चर्चा करें और अरबों के आक्रमण से पूर्व भारत की क्या दशा थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तौर पर भारत की क्या परिस्थितियां थीं, उसकी चर्चा करें और भारत पर अरब आक्रमण हुए इसकी चर्चा करें। ठीक है, फिर इसके बाद अगले चाय के घूंट की चर्चा करें। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इतने भागों में बांट करके हम अरब आक्रमण अर्थात मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे। अब आप ये बताइए कि इन टॉपिकों के पढ़ने के बाद में मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित कोई पॉइंट छूटेगा आपका? नहीं छूटेगा। मैं अगर चाहूं तो अभी आपकी क्लास को मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट कर दूं, लेकिन जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि ये अरब आक्रमणकारी जो हम पढ़ते हैं ये है कौन भैया, ये कहां से आए, कहां पैदा हुए, हमारे भारत पर क्यों आए। ऐसे ही जब हम अरब आक्रमण के बाद में तुर्क आक्रमण पर पहुंचेंगे तो वहां पे हमें ये बहुत बेसिक से जानना पड़ेगा कि ये तुर्क आक्रमणकारी कौन थे, इनको तुर्क आक्रमणकारी क्यों कहते हैं। हम जो है मुगल को पढ़ते हैं, हम बाबर को पढ़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि बाबर के खानदान को मुगल राजा क्यों कहते हैं। ये पता होना चाहिए। आप हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास लेने जा रहे हैं, आप चाय की चुस्की लेने जा रहे हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे जो है चीजों को हमें समझना है। तो आइए, अरब आक्रमण में पहला हमारा पॉइंट है कि अरब आक्रमणकारी कौन थे, इसके बारे में बताएं, और हम इन्हीं पॉइंट से वन बाई वन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मेरा आज का पहला टॉपिक है अरब आक्रमणकारी कौन थे। रेडी, चलिए, तो पहला पॉइंट हम उठाते हैं, अरब आक्रमणकारी कौन थे। सब कुछ समझने के बाद में हम पॉइंट उठाते हैं कि अरब आक्रमणकारी कौन थे। हमने सिलेबस देख लिया, हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लिए, अब टॉपिक पर आ जाते हैं। वर्षा तिवारी ने जो कुछ कहा है वो ठीक है, ठीक कहा है। चलिए, तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों अरब आक्रमणकारी कौन थे, तो आप कहोगे कि सर अरब के लोगों को अरब आक्रमणकारी कहेंगे। जैसे पूछा जाता है कि भारतीय कौन है, तो हम कह देते हैं कि भारत के रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं। पंजाबी कौन है, पंजाब के रहने वाले लोगों को पंजाबी कह देते हैं। बिहारी कौन है, बिहार राज्य के रहने वाले लोगों को बिहारी कहते हैं। यूपिया कौन है, उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेशी कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि अरब के रहने वाले लोगों को अरब आक्रमणकारी या अरब लोग कहेंगे। लेकिन बात इतने से पता नहीं चलेगी। अगर आपको यह कहना है कि अरब के रहने वाले लोगों को अरब आक्रमणकारी कहते हैं, तो बात इतने से पता नहीं चलेगी। इसलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारे भारत से हजारों किलोमीटर दूर 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हो रही थी, तो ये जो दो सर्किल मैंने बनाए हैं, ये जो ब्लू वाला सर्किल है ये वर्ल्ड का है, और ये जो रेड वाला सर्किल है इसका नाम है अरब संसार। तो अरब संसार नामक क्षेत्र में जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, तब वहां पर इस क्षेत्र में जो पब्लिक आई, उस पब्लिक को जो है अरब लोग कहा गया। क्या कहा गया? अरब लोग कहा गया। शुरुआत में इस इस्लाम धर्म की स्थापना केवल एक क्षेत्र में हुई। उस क्षेत्र का नाम था अरब, और इस अरब नामक जगह पर दो जगह थी। उत्तर वाली जगह का नाम था मदीना और दक्षिण वाली जगह का नाम था मक्का। फिर धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैलता गया, बड़ा होता गया, इस्लाम धर्म फैलता गया और बड़ा होता गया। इस बड़े क्षेत्र को इतिहास में नाम दिया गया अरब संसार। अरब संसार नाम दिया गया इस क्षेत्र के नाम पर। और इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे उनको अरब लोग बोलते थे। क्या बोलते थे? उनको बोलते थे अरब जनता, अरब लोग। और जब कभी यहां से हमारे भारत पर आक्रमण हुए तो फिर उनको क्या कहा गया? अरब आक्रमणकारी कहा गया। अगर ये बात समझ में आ गई हो, थोड़ा सा कमेंट कर दो बढ़िया से कि समझ में आ गई है, या अगर कोई डाउट है तो डाउट कर दो, जब तक मैं अपनी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलता हूं। तो इस्लाम धर्म की स्थापना के समय 7वीं शताब्दी में अरब नामक एक जगह थी। धीरे धीरे वहां पर उस जगह का प्रसार होता चला गया, और पैगंबर मोहम्मद साहब और 3-4 खलीफा जो थे, उनके समय तक बहुत से सारे क्षेत्र को कब्जे में लिया गया, और उस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? उस क्षेत्र का नाम रखा गया अरब संसार। और इस अरब संसार में रहने वाले जो लोग थे उनको कहा जाता था अरब लोग। लेकिन जब इन अरब लोगों को ये पता चला कि भारत नामक एक ऐसा देश है जहां धन की, पैसे की, मनी की, सोने की, चांदी की कोई कमी नहीं है, तो फिर यहां से अरब आक्रमणकारियों ने हमारे भारत के ऊपर क्या कर दिए? आक्रमण स्टार्ट कर दिए। तो सिंपल सी बात यह है कि जो लोग अरब क्षेत्र में रहते थे, अरब संसार में रहते थे, वहां से जो है
आक्रमण हुए, उन्हें अरब आक्रमणकारी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस अरब संसार का मतलब क्या है। तो अरब संसार का मतलब यह है कि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। अब इसमें से बहुत से सारे देश बन चुके हैं। जितने देशों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उतने देशों के बारे में आपको हमेशा ध्यान में रखना है, माइंड में अपनी पिक्चर रखनी है कि ये अरब क्षेत्र है। तो मैं यहां पे कुछ देशों के नाम लिख रहा हूं, जैसे ईरान, गिन के बताना कितने हो गए, ठीक है। मैं वन बाई वन करते हुए देशों के नाम लिखूंगा। ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया। आपको गिन के बताना है कि कितने देशों के नाम मैंने लिख दिए। ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब और उत्तरी अफ्रीका। इतना बड़ा जो क्षेत्र, गिन के बताओ कितने शब्द मैंने लिखे जल्दी से। इतने बड़े क्षेत्र पर जो क्षेत्र बना हुआ था, अर्थात इन देशों के ऊपर जो भी इलाका बना हुआ था, उस इलाके का क्या नाम था? अरब संसार था। और इन देशों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? इन देशों में, बिल्कुल सही बात है, वर्षा तिवारी, नेहा वर्मा और मिथिलेश गोस्वामी, माला माथी, सत्येंद्र पंडित और तृप्ति अग्रवाल, नेहा सारस्वत और ओ माय गॉड, लाइन लगी हुई है, क्या कहूँ, आरद्वाज, भारद्वाज, चिंकी, पिंकी, टिंकी, सोनू, मोनू, सोनू, टिक्का, बिक्का, बिक्का। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही गिन के लिखा है कि जो पहले कभी अरब संसार था, अब उसमें से इतने देश बन चुके हैं। संतोषी, सदा सुखी, अनमोल, बबीता का पता नहीं है कहाँ गई। बबीता अगर उपस्थित है तो बबीता भी आ गई, चलो ठीक है। तो इतने देखो, तो फिर क्या हमारे मन में आया कि जो कभी अरब संसार था, अब उसमें से इतने देश आ चुके हैं। समझना है, जो कभी अरब संसार था, अब उसमें से इतने देश बन चुके हैं। तो इन देशों में से किसी एक देश से हमारे भारत के ऊपर आक्रमण हुआ। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और कसम से जिसने भी अगला क्वेश्चन बता दिया ना, समझ लो उसकी बल्ले बल्ले है, और मेरी तरफ से उसको एक गर्मा गर्म चाय का कप का प्याला मिलेगा। गर्मा गर्म चाय, चाय है इसमें, ऐसा मत सोचना कि चाय नहीं है। एक क्वेश्चन पूछ लूं बढ़िया सा, और जो कोई भी इसका आंसर बताएगा, मैं समझूंगा कि वह जीनियस है, बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है। तो क्वेश्चन ये है कि आज हमारे पास ये जो देश हैं, इन्हीं एक देश में से मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। इन सातों में से उसका क्या नाम है? बताओ। जो आज ये देश आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले ये क्षेत्र हुआ करते थे अरब संसार में। इन्हीं में से किसी एक देश या क्षेत्र से मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था, उसका क्या नाम है? तो जब हम मोहम्मद बिन कासिम पढ़ेंगे तो हम उसमें से, इनमें से किसी एक स्थान का नाम लेंगे। अगर आप लोगों में से कोई बताना चाहता है तो बताएं, और मेरी तरफ से आपको एक गर्मा गर्म चाय उपलब्ध है। सर आप हर दिन क्लास ले लीजिए। हाँ, आंसर आने लगे हैं। ईरान, 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 इराक, 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 सीरिया, लीबिया, जॉर्डन, ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब। ओ माय गॉड, वाह वाह वाह, ईरान, ईरान, इराक। ज्यादातर लोग ईरान और इराक कह रहे हैं, ज्यादातर लोग। जल्दी से देखिए, संतोष का पता नहीं है, वो तो मुस्कुरा रहे हैं। बबीता ने लिखा है इराक, और अनमोल ने लिखा है इराक। चलो ओके ओके ओके। और इधर जो है यूट्यूब पर लाइन लगी पड़ी है, ईरान, इराक, ईरान, इराक, ईरान, इराक, ईरान, इराक, सऊदी अरब। चलिए, तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, बता दूं, दिल थाम के बैठे रहिए, देखते हैं आज किस किस के भाग्य में एक एक कप चाय का लिखा हुआ है। तो छू मंतर काली कलंतर, जय अम्बे माई तेरा बचन न जाए खाली, और चल आजा। और इस देश का नाम क्या है? अरे बाप रे, ज्यादा मोटा हो गया। तो इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है इराक। तो यहां मान लेते हैं ये इराक है। इसी इराक से
कभी हमारे भारत के ऊपर किसने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। इराक जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि अरब आक्रमणकारी कौन थे। अरब आक्रमणकारी कौन थे, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अरब आक्रमणकारी कौन थे, समझ में आ गया सब कुछ, एकदम ओके है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट है अरब आक्रमण कहां से हुए और भारत पर अरब आक्रमण कहां कहां हुए। अब हम जो है इस पर आ जाते हैं, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट उठाएंगे और अच्छे से बढ़िया से काम करते चले जाएंगे, बिल्कुल भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, चाय, मुझे चाय मिल जाएगी सर, बिल्कुल। जिन जिन लोगों ने इराक कहा है उन लोगों को चाय जरूर मिलेगी, ठीक है, टेंशन ना ले, सबको चाय मिलेगी, भरोसा रखो, हमारे ऊपर भरोसा रखो, चाय जरूर मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरब आक्रमण कहां से हुए और भारत पर अरब आक्रमण कहां से हुए, कहां कहां हुए, बताओ। आगे चले, चलते हैं, दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है समझने के लिए कि अरब आक्रमण कहां से हुए, कहां से हुए और भारत पर अरब आक्रमण कहां कहां हुए, कहां कहां हुए। अब हमें यह समझना है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट से जो है आपको समझाते चलेंगे। तो देखिए, शुरुआत में अरब आक्रमण अरब संसार से हुए। कहां से हुए? अरब संसार से हुए, अरब संसार से हुए, जिसमें आपने 7 देशों के नाम देखे और इनमें से भी जिस इलाके से हुए वो कहां से हुए? इराक से हुए। फिर ये आक्रमण भारत में कहां कहां हुए? तो शुरुआत में जो हमारा ये जो भारत है, ये आज का इंडिया है, ये आज का पाकिस्तान है, ये आज का अफगानिस्तान है, और इसको हमारे भारत में बोला जाता था उस समय। कौन सा भारत बोला जाता था, जल्दी से बताओ, क्या बोला जाता था उस समय? तो जब ये हमारे भारत की स्थिति थी, तो इस समय हालांकि अफगानिस्तान को जो हमने बनाया है, थोड़ा ज्यादा ही जगह दे दी अफगानिस्तान में, इतनी जगह है नहीं, तो अफगानिस्तान की लोकेशन कुछ ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो इसको जो है अखंड भारत जो है बोला जाता था, यानी इतना बड़ा भारत हुआ करता था जिसमें आज का पूरा इंडिया, पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान समाया हुआ था। शुरुआत में यहां से इराक से आक्रमण जो हुए, ये जो आपको भारत दिखाई दे रहा है, ये कौन सा राज्य है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये जो आपको मैंने बनाया है रेड कलर से, जिसे मैं कर रहा हूं, कौन सा राज्य है? और इस राज्य के पीछे इतिहास में एक जगह हुआ करती थी, उस जगह का नाम होता था सिंध। सिंध। तो शुरुआत में हमारे भारत पर इराक से जो आक्रमण हुए, किस इलाके पे हुए? सिंध पे हुए थे। शुरुआत में हमारे भारत पर जो आक्रमण हुए वो कहां से हुए? सिंध पे हुए। और सिंध के आगे आसपास जो भारत का इलाका है, जिसमें किसी ने लिखा है गुजरात, अच्छा गुजरात तो मैंने पूछा है, किसी ने लिखा है पंजाब, तो सिंध और मुल्तान, बिल्कुल ये एक बच्चा जो है बार बार सिंध और मुल्तान लिख रहा है, मोहम्मद अनास, बिल्कुल मोहम्मद आपकी बात सही है। तो मेन जो जगह थी वो जगह थी सिंध। तो सिंध पर जो है आक्रमण जो है हुए थे, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि अरब आक्रमण कहां से हुए और हमारे भारत पर कहां कहां हुए, ठीक है। तो और एक दो जगह बता देते हैं। यहां पे जो है एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम था देवल। तो सबसे ज्यादा सिंध पर जिस इलाके पे जो है आक्रमण हुए उसका नाम है देवल। थोड़ा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से, क्लास को चलते चलते बहुत देर हो गई है, एक बार इस क्लास को 1 to 1 शेयर कर दीजिए, ताकि जो है थोड़े से बच्चों की संख्या और बढ़ जाए। देखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात को कितना मानते हैं, ठीक है। जल्दी से इस क्लास को 1 to 1 शेयर कर दीजिए, ताकि यकायक और अचानक ही जो है क्लास के कुछ बच्चों की संख्या और बढ़ जाए। देखते हैं आप लोगों में से कौन
तो बबीता का आंसर सही है, विशाल का और इन सब का आप लोगों का आंसर सही है। ठीक है, चलो तो क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बच्चे और जुड़ जाएं। कर भला हो भला वाली नीति है ओजांक आईएएस क्लासेस की। आईएएस विद ओजांक सर का एक ही मोटो है, कर भला हो भला। ठीक है, चलिए तो हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि अरब आक्रमण कहां से हुए और कहां कहां हुए। आगे चलते हैं और अपने तीसरे पॉइंट को देखते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। तो जल्दी से बताइए, आपको 2 पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? जल्दी से बताइए, 2 पॉइंट क्लियर हुए। पहला पॉइंट, अरब आक्रमणकारी कौन थे, भारत अरब आक्रमण कहां से हुए और भारत पर अरब आक्रमण कहां कहां हुए। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अगर इन दोनों पॉइंटों में कोई कंफ्यूजन है तो फिर बताइए, वरना हम तीसरे पर आ जाते हैं। अरब आक्रमण के कारण इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों जो पॉइंट हैं ये केवल आपकी समझ को विकसित करने के लिए हैं, और ये जो पॉइंट हैं जो मैं अभी बता रहा हूं ये आंसर लिखने के लिए हैं। ये आंसर लिखने के लिए हैं। तो चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, आक्रमण के कारण। और इस आक्रमण के कारण में 4 पॉइंट हैं। 3 आपको ये दिखाई दे रहे हैं और एक जो है अगले वाले पेज पे है यहां। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है, आइए अब हम तीसरे पॉइंट को उठाते हैं। तो तीसरा हमारा पॉइंट है अरब आक्रमण के कारण। अच्छे से बढ़िया से समझते हुए, अरब आक्रमण के कारण। और जब हम अरब आक्रमण के कारण पढ़ते हैं तो टोटल इसमें 3 छोटे छोटे पॉइंट हैं। 708 की घटना, फिर 708 की घटना से पहले क्या परिस्थितियां थीं, और फिर 708 की घटना के बाद, 708 की घटना के बाद। ये जो है हमें अगला टॉपिक जो है पढ़ना है। टॉपिक का नाम है अरब आक्रमण के कारण। तो चलिए हम पहले वाले पॉइंट पर चलते हैं, फिर इसमें 3 सेक्शन हम पढ़ेंगे। तो इन 3 सेक्शन में आपको एक चीज बहुत अच्छी सी समझ में आ रही होगी, ये 708 की घटना क्या है, जिससे कुछ पहले भी होता है और जिसके कुछ बाद भी होता है। तो 708 की घटना पे आने से पहले हम कारण की रूपरेखा जान लेते हैं। तो आइए तीसरे वाले को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको 3 से 4 पॉइंट मिलेंगे अरब आक्रमण के कारण। गणेश बेटे अभी अल हज्जाज पे हम आएंगे, अभी उसमें समय लगेगा। पहले हम, क्योंकि ये जीएस नहीं है, ये हिस्ट्री ऑप्शनल है, और हिस्ट्री ऑप्शनल में सिस्टमेटिक तरीके से चलना बहुत जरूरी होता है। पॉइंट बाई पॉइंट चले, हर चीज को एक्सप्लेन और समझते हुए चले, थोड़ा डेप्थ में भी चलना होता है। हमें आंसर लिखने हैं तो लिखने के लिए हमारे पास मैटर होना चाहिए। इससे पहले कि मैं अरब आक्रमण के कारण पर आगे की बात करूं, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से सब बच्चे क्लास को लाइक कर दो। मुझे बहुत गुस्सा आती है अगर आप क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से जो भी बच्चे इस समय लाइव हैं वो इस क्लास को लाइक कर दें। लाइक कम है और लाइव ज्यादा हैं, जबकि होने चाहिए लाइक ज्यादा। तो जल्दी से लाइक करिए। हाँ, और लाइक करने के साथ साथ जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी किया करें, और शेयर करेंगे तो फिर बच्चे भी जो है ज्यादा आएंगे। लाइक करिए जल्दी से जल्दी से। चलिए अब हम आगे चलते हैं। लाइक करिए, लाइव करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी से करिए। पहला पॉइंट अरब आक्रमण के कारण में, ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में अरब आक्रमण जो अभी 712 में हुए तभी हुए, नहीं। हमारे भारत में अरबों का आना जाना इस्लाम धर्म के उदय से पहले था। इस्लाम धर्म के उदय से पहले था। पहला पॉइंट हुआ ये हमारा अरब आक्रमण के कारणों में। क्या कारण जो है यहां पे चल रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि अरब आक्रमणकारी हमारे भारत में अभी आना स्टार्ट हुए। ये जो अरब आक्रमण है, ये जो अरब व्यापारी हैं, हमारे भारत में पहले आया जाया करते थे। इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने ये भारत बनाया, और ये जो व्यापारी हैं अरब क्षेत्र से हमारे यहाँ आया जाया करते थे, और ये हमारे भारत के किस इलाके में जाकर के बसते थे, यहाँ से इराक से चले और ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र की तरफ जो है जाकर के सेट हो जाते थे। उस समय लड़ाई झगड़ा होना कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी, तो हमारे लोगों की इनको सहानुभूति जो है मिलती थी। भारत के लोग अरब व्यापारियों को, इस पहले वाले पॉइंट में अरब व्यापारियों की बात करेंगे। हमारे भारत में अरब व्यापारियों को सहानुभूति मिलती थी, बड़े प्यार से रखा जाता था, खाना पीना खिलाया जाता था, उनको सामान भी दिया जाता था, व्यापार की इजाजत दी जाती थी बहुत अच्छे से। और इस प्रकार से जो है बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो कुछ बंदरगाह हैं आपने अगर सुने हो तो, जैसे थाना, देवल, सोपारा, बताइए, सोपारा, मालाबार, ये जो हमारे यहाँ ऐसे जो बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों से ये लोग जो है आते थे। खम्भात, खम्भात, क्या आप लोगों ने ये बंदरगाह सुने हैं ना? हाँ सुने हैं। थाना कहाँ है? थाना ये रहा, थाना, थाना जो है, देवल ये रहा, खम्भात ये रहा, मालाबार ये रहा, सोपार ये रहा। तो ये जो अरब व्यापारी हैं भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आते थे और यहाँ आकर के रहते थे, व्यापार करते थे, बहुत अच्छे से इनकी जो है सेवा की जाती थी। ये कब की बात है? इस्लाम धर्म के उदय से पहले। और इस्लाम धर्म के उदय से पहले इनको आक्रमणकारी न कह के क्या कहा जाएगा? इस्लाम धर्म के उदय से पहले इनको आक्रमणकारी न कह के इनको व्यापारी कहा जाएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट, अभी हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इन तीनों बातों को हम बाद में देखेंगे, पहले यहां। लेकिन क्या हुआ, तभी जो है इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। दूसरा पॉइंट, तभी जो है 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। तभी 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। जैसे ही 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, और इसके 2 उद्देश्य बताए गए थे। क्या बताए गए थे? मूर्ति पूजा का विरोध। तो जैसे ही मूर्ति पूजा का विरोध की बात आई और मुस्लिम जगत में यह सिखाया गया कि मूर्ति पूजा नहीं की जाएगी, और जहां भी मूर्ति पूजा की जाएगी उसको नहीं करने देना है, अर्थात मूर्ति पूजा का विरोध जो है करना है। जैसे ही उस अरब क्षेत्र में, जो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे ही उस अरब संसार में 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का माइंड सेट बदल गया। और माइंड सेट बदलने के साथ ही, उनका दृष्टिकोण बदलने के साथ ही, अब उनका एक ही उद्देश्य हो गया कि जहां भी मूर्ति पूजा होगी उसका क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे। इस समय हमारा भारत जो था वो मूर्ति पूजक देश के रूप में विख्यात था, मूर्ति पूजक देश के रूप में विख्यात था। इस समय हमारा भारत मूर्ति पूजक देश के रूप में विख्यात था। इधर के लोग मूर्ति पूजा का विरोध करना चाह रहे थे, इसलिए अरब लोगों को ऑलरेडी पता था कि जहां पे हम जाते हैं वहां पे मूर्ति पूजा होती है, और आज से हमारा उद्देश्य मूर्ति पूजा का विरोध करना है। इसलिए जब अब अगली बार जब ये व्यापार करने के लिए आए, तो व्यापार करने के साथ साथ अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। और आक्रमण करने में विशेष ध्यान किस पर दिया? मूर्ति पूजा पर दिया, और भारत की मूर्ति पूजा को खंडित किया गया। बहुत ही शानदार और जानदार और धांसू कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे किताबों में या कहीं पर, इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। 2 पॉइंट मैंने बताए, समझ में आए कि एक बार तो इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं हुई, इसलिए ये लोग व्यापार करने के लिए आते थे। जब इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई तो इनका उद्देश्य हो गया मूर्ति पूजा नहीं करने देनी है। इसीलिए अब जो भारत पर आए इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद,
उसके दो उद्देश्य हुए कि व्यापार तो करना ही करना है और क्या करना है, मूर्ति पूजा करनी है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण के क्या कारण थे, और ये जो काम जो होगा ये बिना सैन्य शक्ति के संभव नहीं है। ये जो काम जो होगा ये बिना सैन्य शक्ति के संभव नहीं है, क्योंकि किसी देश में जाकर के वहां के लोगों से यह कह दिया जाए कि तुम केवल मूर्ति पूजा बंद कर दो, संभव नहीं है। सैन्य शक्ति का होना बहुत जरूरी है, जबरदस्ती भी की जाएगी। इसलिए जब सैन्य शक्ति का सहारा लेकर के मूर्ति पूजा करने की मनाही की गई तो फिर उस व्यवस्था को क्या कहा गया, फिर उस व्यवस्था को व्यापार नहीं कहा जाएगा, फिर उस व्यवस्था को आक्रमण कहा जाएगा। और इस्लाम धर्म की स्थापना के कुछ ही दिनों में ये जो इस्लामिक जो है ये पूरे लगभग यूरोप में फैला, ये एशिया में फैला और अफ्रीका में फैला, और जहां जहां पर इस्लाम धर्म फैला वहां पे वही दृष्टिकोण था, वही माइंडसेट था कि जहां भी जाना है व्यापार तो करना ही करना है, लेकिन मूर्ति पूजा भी हमें नहीं कर देनी है, नहीं करनी है। 2 पॉइंट हुए। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। शुरुआत में जो अरब व्यापारियों का जो दृष्टिकोण था वो व्यापार था, अर्थात इनका जो दृष्टिकोण था शुरुआत में वो आर्थिक था, लेकिन अब जो इन व्यापारियों का जो दृष्टिकोण है वो कैसा हो गया, अब व्यापारियों का दृष्टिकोण धार्मिक हो गया, और धार्मिक होने के साथ मूर्ति पूजा का विशेष जोर दिया गया। ठीक है। तो अब जो है जब ये व्यापार करने के लिए अगला जब इनका निकलना हुआ तो अब वहां पे इनके दोनों उद्देश्य पूरे हो रहे थे, आर्थिक भी और धार्मिक थी। पहला क्या था, आर्थिक था। चौथा पॉइंट क्या कहता है, हमारे भारत के बारे में हम ये समझेंगे कि अरबों ने भारत को इसलिए चुना कि अगर ये लोग अरब क्षेत्र से सिंध पर आक्रमण करते हैं, अगला कारण क्या है कि अगर अरब व्यापारी सिंध और पाकिस्तान के क्षेत्र में आक्रमण करते हैं तो इन दोनों चीजों को और ज्यादा फैलाने के लिए भारत के आंतरिक हिस्सों में भी जाया जाए। इसीलिए इन अरब व्यापारियों ने फिर भारत के आंतरिक क्षेत्र में भी जाना स्टार्ट कर दिया, और सिंध से निकल करके राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, दक्षिण भारत सब जगह अपनी पहुंच बनानी शुरुआत कर दी थी। तो ये जो है ये सिंध के आक्रमण के कारण हैं शुरुआत में। ठीक है, तो हमारा हेडिंग क्या चल रहा था, अरब आक्रमण के कारण। ये 4 पॉइंट मैंने बताए। इस्लाम धर्म से पहले, पहला इस्लाम धर्म से पहले, दूसरा इस्लाम धर्म के बाद, तीसरा आर्थिक उद्देश्यों के साथ साथ धार्मिक उद्देश्यों को भी साथ लेकर के चलना, और चौथा सिंध को जीत करके भारत के आंतरिक भागों में भी जाना और वहां पे दोनों उद्देश्यों को पूरा करना। हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो गया, अरब आक्रमण के कारण। अब हम इन पर आ जाते हैं, इस 708 का क्या मतलब है, और 708 के बाद में फिर आता है 712। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 708 का क्या मतलब है। गणेश बेटे अभी उसी पे आ रहे हैं। गणेश, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जीएस नहीं है कि केवल दाहिर पर आक्रमण कर दो और मार दो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे गोलू, मेरे प्यारे चुन्नू। अभी मैं बताता हूं, देखो कहां मैंने लिखा था, ये जो सिंध जो लिखा है यहां का राजा गणेश दाहिर है। तो गणेश, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे कि ये जीएस नहीं है कि डायरेक्ट मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर दिया और दाहिर को मार करके और जीत लिया। ये ऑप्शनल है मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शनल के लिए बहुत कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। हो सकता है कि तुमने जीएस में कहीं पढ़ा हो और सिंध का नाम और दाहिर का नाम सुना हो, ठीक है, लेकिन ये जीएस नहीं है। यही मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, ये ऑप्शनल है, और ऑप्शनल के लिए बहुत सी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। हो सकता है कि तुम्हें अजीब लगे, हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा
दिक्कत आई समझने में, क्योंकि तुम्हारा जो माइंड सेट है वो जीएस के हिसाब से सेट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। कासिम ने दाहिर को मार करके सिंध को लूट लिया, उसके बंदरगाह को भी लूट लिया, उसकी रानी से शादी कर ली, उसकी लड़कियों का किडनैप कर लिया, भारत में जजिया कर लगाया और सिंध विजय हो गई। इतने से काम नहीं चलेगा, वो जीएस है, ये ऑप्शनल है। इसीलिए हमने कहा था आज सुबह कि तुम्हारा ऑप्शनल भी इतिहास, हमारा ऑप्शनल भी इतिहास, आओ मिलकर के रचते हैं इतिहास। दिक्कत आ रही है ना, इसलिए आ रही है कि तुम जीएस से थोड़ा बाहर निकलो और इतिहास रचने की कोशिश करो। अब हम उसी बात पे आ रहे हैं, अब हम उसी बात पे आ रहे हैं जिस बात पे हम चल रहे थे। तो चलो उसी बात पे जो है चलते हैं। ठीक है, तो हम कहां थे? हम जो है यहां थे। अब हम जो है इधर चलते हैं। तो ये जो 4 चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, ये 4 चीजों का माहौल तैयार हो रहा था। कहते हैं ना कि आग में घी का काम करना, परिस्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, तभी कोई ऐसी घटना घट जाती है कि परिस्थितियों में आग लग जाती है। ठीक है, यही होता है। तो ये जो चीजें हैं, 4 पॉइंट जो मैंने बताई, ये चल रहे थे, उबड़ रहे थे, माहौल तैयार हो रहा था, तभी 708 की घटना घट गई। तो हमें यहां पे देखना है कि 708 की घटना क्या है और उससे पहले की घटना क्या है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। अब चलते हैं, हमारा ए पार्ट है 708 की घटना से पहले। 708 की घटना से पहले तो ये जो अभी मैंने आपको 4 कारण बताए, इन 4 कारणों के बाद में उस अरब संसार में इस समय चल रहा था उमैया वंश। जिन लोगों ने मेरी पिछली वाली क्लास नहीं करी है, उनको उमैया वंश को समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए वो लोग पिछले वाली क्लास को जरूर देख लें। तो जब यहां पे उमैया वंश चल रहा था, तो यहां पे जो खलीफा थे, उनका नाम था उमर। उनका नाम था उमर। ये जो खलीफा उमर थे, इन्होंने जो है भारत में एक सैनिक अभियान भेजा। सैनिक अभियान जो है भेजा। ये जो खलीफा थे, इन्होंने भारत में एक 636 में 708 से पहले, क्या पढ़ रहे हैं हम, 708 की घटना से पहले क्या हुआ, तो इस इराक नामक इलाके से यहां पे उमैया वंश था। उमैया वंश के एक खलीफा थे, उनका नाम था उमर। इन्होंने इस इलाके से भारत पर एक सैनिक अभियान भेजा, और ये जो सैनिक अभियान है, ये महाराष्ट्र के थाना नामक जगह पर आया, और पहली बार भारत में इस्लामिक और हिंदू संस्कृति का लोगों का मिलन हुआ। तो पहली बार हिंदू और मुसलमान लोग आपस में मिले। तो इस बात को जीएस के लिए याद कर लो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार हिंदू और मुसलमान लोग कब, कहां, कैसे मिले। ठीक है, तो पहली बार जब 636 में खलीफा साहब जो उमर थे, उनके नेतृत्व में 636 में एक सैनिक अभियान जब भेजा गया, तो महाराष्ट्र का जो थाना नामक जो जगह है, वहां पे हिंदू और मुसलमान जो है पहली बार मिले। लेकिन यह जो सैनिक जो अभियान था, वो जो है असफल हो गया था। सैनिक जो अभियान था वो असफल हो गया। इसके बाद में ये 708 की घटना की बात कर रहे हैं, ये हमारा पहला डेट हुआ 708 में। इसके बाद में अगली जो डेट आती है वो आती है 644। 636 के बाद में जो अगली डेट आती है उसका नाम है 644, और अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए दूसरा सैनिक अभियान भेजा गया। और इस अब्दुल्ला बिन उमर ने 644 में भारत पर आक्रमण किया, और भारत पर आक्रमण करने के बाद में जब वहां से इसने रिपोर्ट दी कि अपने बॉस को रिपोर्ट दी यहां पे कि इस सिंध बिंद में कुछ भी नहीं है,
ना तो सिंध में पानी है और ना ही सिंध में कोई फल फूल है, इसीलिए सिंध पर आक्रमण करना कोई बहुत बढ़िया जो है काम नहीं है। इस 644 के बाद में अगली डेट आती है 659, और 659 में अल हरीस के नेतृत्व में 659 में अल हरीस के नेतृत्व में अगला सैनिक अभियान भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, लेकिन अल हरीस की मृत्यु हो गई और ये सैनिक अभियान भी असफल हो गया। यानी कि शुरुआत के जो 4 सैनिक अभियान हैं, इस 659 के बाद में 664 में एक और सैनिक अभियान भेजा गया। ये चौथा सैनिक अभियान है और इसका लीडर था अल मुहल्लब के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए 664 में एक और सैनिक अभियान भेजा गया। इसकी भी मृत्यु हो गई और ये भी जो है असफल हो गया। इसके बाद में अरब लोगों ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। ये जो 4 जो सैनिक अभियान मैंने बताए, 636, 644, 659 और 664, ये चारों के चारों सैनिक अभियान कैसे रहे? असफल रहे। ये चारों के चारों सैनिक अभियान असफल रहे। इसके बाद में जो शांति आ गई, फिर हमारे भारत पर अरब आक्रमण नहीं हुए। असफल होने की वजह से इनको सक्सेसफुल या सफल आक्रमण में नहीं गिनते। सफल आक्रमण में अगर हम गिनते हैं, अगर हम सफल आक्रमण की बात करते हैं तो वो जो है 712 का है, और अभी हम 664 में आए हैं। 712 तक पहुंचने में अभी हमें लगभग 50 साल का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ के चलो, जीएस नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं ऑप्शनल पढ़ा रहा हूं, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझो। 664 के बाद में चीजें सामान्य हो गई, किधर से किसी का आना जाना नहीं हुआ, आक्रमण वगैरह जो है एकदम जो है शांत हो गए, एकदम शांत हो गए। लेकिन व्यापार होता रहता था। ध्यान देना, अब हम आगे चलते हैं। लेकिन जैसे ही लेकिन कहा, मतलब कहानी आगे चलने वाली है। लेकिन हमारे भारत पर लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? लेकिन हुआ ये कि जब हमारे भारत में अरब से ये जो व्यापारी आते जाते थे, ये मैंने जो है बनाया अरब, और ये जो है अरब में जो बनाई जगह उसका नाम है इराक, और इस अरब से व्यापार होता रहता था। अभी हमने बताया कि हमारे भारत पर भी व्यापार लगातार होता रहता था। हमारे भारत के पास एक देश है श्रीलंका, वहां भी व्यापार होता रहता था। ये भारत, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये जो हमारा राज्य गुजरात के पीछे का जो राज्य है इसका नाम है सिंध, और सिंध में समुद्र के किनारे यहां पर एक बंदरगाह था। इस बंदरगाह का नाम था देवल, और इतिहास में इस सिंध के ऊपर जो राजा शासन कर रहा था इस समय, अगली जो कहानी है वो 708 की है। जो राजा शासन कर रहा था उसका नाम था दाहिर। श्रीलंका के तरफ से श्रीलंका के राजा ने एक जहाज भेजा सामान भर के, और वो जो जहाज है, वो जहाज जो है यहां इराक के राजा के पास जाना था। तो जब ये जहाज श्रीलंका से सामान लेकर के भारत के समुद्र के किनारे किनारे चला और इसको चल करके इराक जो है जाना था, तभी एक गड़बड़ हो गई। इस समय जो इराक है, इराक का जो गवर्नर है, जो सुल्तान है, उसका नाम है हज्जाज। उसका नाम क्या है? हज्जाज या अल हज्जाज। उसका नाम है हज्जाज या अल हज्जाज। और इस समय जो हज्जाज के ऊपर जो बॉस है उसको कहेंगे खलीफा, और खलीफा का नाम है वलीद। खलीफा का नाम क्या है? खलीफा का नाम है वलीद। बात समझ में आ रही है? लंबी चौड़ी या शॉर्ट में कर दूं? बताओ। आपको इतिहास के हिसाब से बात समझ में आ रही है या शॉर्ट कर दूं? आपको तो शॉर्ट में पढ़ने की आदत है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर इतिहास के हिसाब से आपको अगर सब समझ में आ रहा है तो इतिहास हमें ऐसे ही पढ़ना है।
और अगर शॉर्ट में चाहते हो तो शॉर्ट में कर देंगे, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, हिस्ट्री ऑप्शनल का नाम रोशन करना है और आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, आपको जो है रैंक लेनी है, आपको जो है सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने के लिए फिर धैर्य के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट से काम नहीं चलेगा। इसलिए आज हमने कहा था कि तुम्हारा ऑप्शनल भी इतिहास, हमारा ऑप्शनल भी इतिहास, आओ मिलकर के रचते हैं एक इतिहास। इस साल भी इतिहास से एक इतिहास रचा गया और फर्स्ट रैंक जो आई है, देखते हैं किन किन को उनका नाम याद है, बताइए। इस साल फर्स्ट रैंक आने वाली जो कैंडिडेट हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम क्या है? तो विस्तार से, ठीक है, चलिए विस्तार से चलते हैं बस। तो ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका से एक जहाज, ये घटना है 708 की, और जैसे ही ये जहाज हमारे भारत के समुद्र के किनारे किनारे चला, और जैसे ही ये जहाज 708 में इस सिंध के राज्य के इलाके में पहुंचा, और यहां पे ये जो आपको बंदरगाह दिखाई दे रहा है जिसका नाम है देवल, यहां पे रहते थे समुद्री डाकू। कौन रहते थे? समुद्री डाकू, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं पायरेट्स। श्रुति शर्मा, वाह क्या बात है, ठीक है, पायरेट्स रहते थे और इस जहाज को इन डाकुओं ने लूट लिया। जब ये लुटा पिटा जहाज इराक में पहुंचा, और इराक का जो गवर्नर था जिसका नाम था हज्जाज, उसने ड्राइवर से पूछा कि भाई साहब ड्राइवर जी ये बताओ कि हमारे लिए राजा ने बहुत सा सारा गिफ्ट, सोना चांदी पैसा अशर्फियां भेजी थी, ये कहां गई? ड्राइवर ने कहा बाबूजी उधर एक देश पड़ा था, वहां पे लूट लिया गया। हज्जाज ने पूछा ड्राइवर से कौन सा देश पड़ा था? उसने कहा कि जो है एक देश था भारत, और वहां पे एक राज्य था जिसका नाम था सिंध। सिंध, ये लिखा है सिंध, सिंध था। तो हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर को फोन किया। हाँ दाहिर, मैं हज्जाज बोल रहा हूं इराक से, तुम्हारे इलाके में देवल नामक बंदरगाह पर हमारा जहाज लुट गया है, उसमें बहुत सा सारा सामान सोना चांदी था, कृपया जो है उसको हमें वापस कर दिया जाए। तो दाहिर ने कहा कि बाबूजी ये जो समुद्री डाकू हैं ये बहुत शक्तिशाली हैं, तुम्हारा भी जहाज का सामान लूट लिया है और मेरा भी जहाज का सामान लूट लिया है, बताइए मैं कैसे करूं? मैं अपने सामान को तो बचा नहीं सकता, मैं तुम्हारे सामान को कैसे बचाऊं? हज्जाज ने कहा अपन कुछ नहीं सुनता, अपन अपना सामान मांगता। दाहिर ने कहा ठीक है बाबूजी, मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं देखता हूं, अगर मिल जाएगा तो भिजवा दूंगा, नहीं मिलेगा तो आराम से सो जाना के लुट गया। 2 दिन बाद फिर दाहिर के पास हज्जाज का फोन आया। हाँ हेलो हज्जाज, हेलो मैं हज्जाज बोल रहा हूं, हमारा सामान का क्या हुआ? दाहिर ने कहा सामान गया भाड़ में, हमें नहीं पता, हमारा जहाज भी लुट गया है, तुम्हारा जहाज भी लुट गया है, आओ दोनों लूट लूट खेलते हैं, तुम अपने घर हम अपने घर। तो इस हज्जाज को ऐसा लगा कि ये जो लूट जो करवाई है, ये लूट जानबूझ करके किसने करवाई है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हज्जाज के मन में ये विचार आया कि ई ससुरा जो है बहाने बना रहा है, इसलिए ये लूट जानबूझ करके इसी ने करवाई है। किसने करवाई है? जल्दी से कमेंट करो, किसने करवाई है? ठीक है, अब जो है हज्जाज ने कहा दाहिर से कि सुन भाई दाहिर, अगर तुम्हारे से हमारा सामान वापस नहीं आया तो अब हम तुम्हारे देश पर आक्रमण कर देंगे। दाहिर ने कहा ठीक है, हम भी तैयार बैठे हैं, आ जाओ आक्रमण करने, कौन आता है। इसीलिए अब आक्रमण जो होने वाला है वो किसका होगा? इसीलिए इसके बाद में 711 में उबैदुल्लाह को भेजा गया हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए। 711 में भारत पर आक्रमण करने के लिए उबैदुल्लाह नामक अपने एक व्यक्ति को भेजा गया, इसको मार दिया गया और ये आक्रमण भी असफल हो गया। हज्जाज टेंशन में आ गया कि ये क्या हुआ। फिर इसके बाद में
711 के एंड में फिर एक और व्यक्ति को भेजा गया, उसका नाम है बुदैल। बुदैल ने भी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इसको भी मार दिया गया। और इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही आक्रमण कैसे रहे? दोनों ही आक्रमण असफल जो है हुए। इसके बाद हज्जाज ने अपने दामाद को बुलाया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और दामाद से कहा कि देखो दामाद जी, अगर हमारा साम्राज्य सुरक्षित रहे तो आपको जाना है और बदला लेके आना है। तो इन दोनों घटनाओं के असफल होने के बाद में, इन दोनों घटनाओं के असफल होने के बाद में फिर हज्जाज ने अपने दामाद और अपना जो सेनापति था उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए 712 में भेजा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का आने का रास्ता साफ हुआ। ठीक है, इस प्रकार से भारत पर आक्रमण करने का रास्ता साफ हुआ। तो हमने जो है क्या देखा? आइए हम पढ़ क्या रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3, अरब आक्रमण के कारण। 4 पॉइंट मैंने आपको इसमें बताए। 708 की घटना से पहले इसमें 4 डेट मैंने बताई थी, 636, 644, 659 और 664। 708 की घटना अभी मैंने बताया आपको कि 708 की घटना क्या है? जहाज की लूट की घटना है। 708 की घटना के बाद इसमें मैंने आपको 2 डेट बताई, 711 और 711, और दोनों ही बार ये असफल रहे। इतना जो है मैंने आपके सामने अरब आक्रमण की बात को जो है आपके सामने किया। ठीक है, अब हम अपने जो है देखते हैं कि हमें जो पढ़ना है वो जो है हम कहां तक पहुंच गए। तो हमें जो पढ़ना है, आप देख लीजिए कि इस पेज पर जितने भी पॉइंट बने हुए हैं वो पॉइंट जो है क्लियर हुए या नहीं, फिर हम जो है आगे चलेंगे, क्योंकि ये अरब आक्रमण काफी लंबा है। अरब आक्रमण काफी लंबा है। आइए मैं एक एक करके जो है आपको बताता हूं। अरब आक्रमणकारी कौन थे? हो गया, ठीक है, ओके करते रहना। जो जो पॉइंट हो गए हैं आपकी समझ में आ गए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो फिर ओके करते रहना। ठीक है, अरब आक्रमण कहां से हुए, ठीक है, और भारत पर कहां कहां हुए ये भी हमने आपको बता दिया। तीसरा, अरब आक्रमण के कारण, इसमें मैंने आपको 4 कारण जो है बताए, 1 2 3 4। फिर 708 की घटना से पहले इसमें 4 डेटों की कहानी बताई, 636, 644, 659 और 664। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 708 की घटना ये मैंने अभी बताई, जहाज की लूट वाली घटना। ठीक है, आगे अगले वाले पेज पर चलते हैं, और पेज हम थोड़ा आगे निकल गए हैं। चलो ये रहा अगला है 708 की घटना के बाद इसमें 2 पॉइंट बताए, 711 का उबैदुल्लाह और 711 का बुदैल। इसके बाद में चौथा पॉइंट हमारा आता है मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण, आक्रमण का स्वरूप और सिंध विजय। अब हम जो है चौथे वाले पॉइंट पे आ गए, और एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप, ये पॉइंट भी वैसे ही है जैसे इतिहास में कहानी चली गई है। ये ऐसे उल्टे सीधे नहीं लिखे गए हैं कि मन में आया वैसे लिख दिया, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। अरब आक्रमणकारी कौन थे, कहां से आए, भारत पर कहां आक्रमण किया, इनके कारण बताओ, जहाज की घटना का क्या कारण है, उस घटना के बाद में क्या हुआ, और उसके बाद में फिर जो है किसका नंबर आता है, मोहम्मद बिन कासिम का नंबर आता है। तो हम जो है अब चौथे वाले पॉइंट पे आ गए। चौथा वाला पॉइंट आप पढ़ लीजिए कि ये हमारा जो है चौथा वाला पॉइंट है। तो आगे चला जाए या यहीं तक बहुत है?
कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके, इधर भी एकदम मस्ती छाई हुई है, ऑल क्लियर है, चलो ऑल क्लियर है। बस ऐसे ही हमें पढ़ना है। ऑप्शनल में क्या होता है कि ऑप्शनल में टॉपिक थोड़े लंबे होते हैं, तो उसमें समझने में, समझाने में समय लगता है। और आपने जो जीएस में पढ़ा है, और जीएस में क्या होता है कि जीएस में शॉर्ट में बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण। तो अभी हमने बताया जहाज की बात की घटना कि जब कासिम के जहाज को 708 में इस सिंध नामक राज्य में लूट लिया गया था। समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। और जिस जगह पे लूटा गया था उस बंदरगाह का नाम है देवल, और सिंध का जो राजा था उसका नाम था दाहिर। ठीक है, और इधर से जो बार बार संपर्क कर रहा था वो कर रहा था अरब संसार के, वो संपर्क जो कर रहा था, जिसका जहाज लूटा गया था वो व्यक्ति था अरब संसार के इराक नामक इलाके का गवर्नर, जिसका नाम है अल हज्जाज या हज्जाज। हज्जाज ने जब बहुत कोशिश कर ली, दाहिर से संपर्क साधा और कहा कि हमारा सामान दे दीजिए। जब सामान नहीं दिया गया तब जो है हज्जाज ने इसके बाद 711 में 2 कोशिश और करी, दोनों नाकामयाब हुई। इसके बाद 712 में अपना एक भतीजा था, ये जो है दामाद भी था, और इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को अब भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। ये हमारा चौथा पॉइंट है उस सिनॉप्सिस का जिसके थ्रू हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कासिम जो है, कासिम इराक से चला सेना लेकर के। ठीक है, ये आपके पाकिस्तान है, पाकिस्तान से होते हुए, ठीक है पाकिस्तान से होते हुए, और उसने किस राज्य में एंट्री मारी? सिंध में एंट्री मारी। और सिंध में सबसे पहले उसी जगह पे गया जहां पे उसका जहाज लूटा हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जहाज कहां पे लूटा था। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जहाज जो है कहां पे लूटा था, कहां पे लूटा था, किस जगह पे लूटा था, उस जगह का नाम बताओ। उस जगह का आंसर सिंध नहीं है, आप सिंध मत बताना, वो जगह का नाम बताना जहां पे बंदरगाह था, जहां पे बंदरगाह था वो जगह बतानी है आपको। किस जगह पे? सिंध आंसर नहीं देना है, सिंध आंसर नहीं देना है, आपको उस जगह का नाम बताना है। देवल पोर्ट, बिल्कुल। तो कासिम ने सबसे पहले इसी देवल बंदरगाह पर अटैक किया। कासिम जहां पे रुका था, जिस जगह से होते हुए आया था, उस जगह का नाम था मकरान। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन आता है कि कासिम के आक्रमण का स्वरूप बताएं। तो आपको ऑप्शन में एक क्वेश्चन लिखना है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है ऑप्शन के लिए? भारत पर कासिम के आक्रमण, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। भारत पर कासिम के आक्रमण का भारत पर कासिम के आक्रमण के स्वरूप का वर्णन करें। स्वरूप का वर्णन करें, स्वरूप का वर्णन करें, ये जो है आपसे जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जब आपसे कासिम के आक्रमण का स्वरूप जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि कासिम किस किस जगह से होता हुआ कहां कहां पर गया। ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप। ठीक है, हालांकि आज हमने जब सुबह आपको जब क्वेश्चन दिखाए थे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चनों को चाहे तो हम आपको एक बार फिर दिखा सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, देखिए यहां से है, अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके स्वरूप का वर्णन करें। एक क्वेश्चन तो ये है जो हो चुका है,
ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, इसको आप लिखने की प्रैक्टिस करें। दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण का एक विवरण प्रस्तुत करें। इसकी चर्चा चल रही है, अभी इसकी चर्चा चल रही है। ये क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ती चली जाए, आप जो है क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट करें। तो आज के जो है कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा जो है डिस्कस हो चुका है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 ये डिस्कस हो चुका है या हो रहा है, मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण का एक विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे आते चले जाएंगे, ये जो क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं सबके आंसर जो है आपको मिलते चले जाएंगे। समझिए, पढ़िए और जो है आंसर लिखने की कोशिश करिए। नहीं होगा तो अपन है आपके लिए। ठीक है, तो अभी जो है दूसरे क्वेश्चन पे हैं। यही क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने लिखा है, यही क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने लिखा है। तो इसको जो है आपको कॉपी पे लिख लेना है। 2 क्वेश्चन, कासिम के आक्रमण का स्वरूप का वर्णन करें, व्याख्या करें। ठीक है, अब इस स्वरूप का वर्णन क्या है, इसमें हमें क्या लिखना होता है स्वरूप में। ये क्लास का टाइम 9 से लेकर के 11 तक है। 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक है आपकी क्लास, रोजाना होती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको रैंक लेनी है, बढ़िया से जो है आप पढ़ाई करें। हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपके ये जीएस में आता है, आपके ये पीटी में आता है, आपके मेंस में आता है। ठीक है, बहुत सी सारी जगह ये चीजें जो है हो रही हैं। ठीक है, तो आप जो है बड़े आराम से जो है करें, लेकिन जब भी आप करें सिस्टमैटिक तरीके से करें। जब भी आप करें सिस्टमैटिक तरीके से करें, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम यहां चल रहे हैं। यूपीएससी बहुत आसान है, यूपीएससी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस सिस्टमैटिक तरीके से जो है करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्वरूप की बात करते हैं कि इसका क्या स्वरूप था। तो स्वरूप की हम बात करते हैं तो सबसे पहले कासिम मकरान पे आया और मकरान से आगे ये देवल बंदरगाह पर गया। मकरान से आगे ये देवल बंदरगाह पर गया। देवल बंदरगाह कहां है? भारत में पाकिस्तान का जो सिंध का जो इलाका है यहां पे, यहां का। अच्छा, आपने जो है एक नदी और सुनी होगी जो यहां से बहती है, और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। भारत का जो राजा था सिंध का, जिसका नाम था दाहिर, वो जो है इस देवल बंदरगाह को छोड़ करके, वो जो है इस देवल बंदरगाह को छोड़ करके, ये नदी है ऐसे, वो जो है इस देवल बंदरगाह को छोड़ करके और बजाय पश्चिम के पूरब में जाकर के बैठ गया। कौन बैठ गया? दाहिर। और यहां पे जो है एक जगह थी, उस जगह का नाम है रावर। तो यहां का जो राजा था वो नदी को पार करके, बंदरगाह जो है यहां पे है, नदी को पार करके पूरब में जाकर के बैठ गया। उसने सोचा कि अगर या तो ये इसी जगह से वापस लौट जाएगा, या अगर आएगा तो फिर मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो सबसे पहले मकरान पे आया, मकरान के बाद देवल पे आया, और देवल को बहुत अच्छे से बढ़िया से जो है लूट लिया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया था तब उसकी आयु मात्र 17 साल थी। तो देवल में उसने जो है आदेश दे दिया कि 17 साल से ऊपर के सभी लोगों को मार दिया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल राजा बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ठीक है, तो देवल पे आने के बाद में उसने कहा कि मैं 17 साल का हूं, यंग लोगों को ही जीने का अधिकार है, इसीलिए
17 साल से जितने बड़े जो लोग हैं उन सबको मार दो। देवल में बहुत से सारे बड़े लोगों को जो है मार दिया गया। इसके बाद में इसी के पास एक जगह थी, ये हम बात कर रहे हैं आक्रमण का स्वरूप। आक्रमण का स्वरूप क्या रहा? इसके बाद में ये पहुंचा नीरून नामक एक जगह पे, देवल से थोड़ा सा हट करके नीरून नामक एक जगह थी, वहां पे पहुंचा। नीरून नामक जगह पे जब ये पहुंचा तो वहां के ब्राह्मण, और बी माने बौद्ध, 2 बी लिखी मैंने, एक बी का मतलब ब्राह्मण और एक बी का मतलब बौद्ध। तो जैसे ही नीरून नामक जगह पे पहुंचा, ब्राह्मणों ने और बौद्धों ने कासिम का सहयोग किया और इसके बाद कासिम ने नीरून पर भी कब्जा कर लिया। तो भारत में कब्जा कहां किया? कब्जा उसने जो है देवल पे किया। कब्जा कहां किया? कब्जा जो है फिर नीरून पे किया। यहां पे नीरून में ब्राह्मण और बौद्धों ने, इसके बाद में ये और साइड में चला। नीरून के बाद अब मैंने तीर ऐसे लगाया और इधर आ गए। अगली जो जगह थी उसका नाम था सहवान। सहवान नामक जगह पर जो ये मैंने पॉइंट बनाया, कासिम फिर सहवान में चला और यहां पे जो है दाहिर, हमारे भारत का जो राजा है दाहिर, उसका चचेरा भाई, सीवी माने कजन ब्रदर, चचेरा भाई बजहरा जो है शासन कर रहा था इस जगह पर। तो इसके बाद में दाहिर ने इस जगह पे आक्रमण किया जिसका नाम है सहवान, और सहवान में जो है इसका कजन ब्रदर बजहरा शासन कर रहा था। वो जो है डर की वजह से छोड़ करके एक जगह पे चला गया और इस जगह का नाम है बुधिया। इस जगह का नाम है बुधिया। बुधिया नामक जो जगह है, यहां पे जाट रहते थे। तो कासिम ने फिर सहवान पर कब्जा कर लिया और सहवान पे कब्जा करने के बाद में कासिम ने इसी सहवान नामक जगह पर एक टैक्स लगाया जिसका नाम होता है जजिया। कौन सा टैक्स लगाया? एक टैक्स लगाया जिस टैक्स का नाम होता है जजिया। इस टैक्स का नाम होता है जजिया। हमारे भारत में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि भारत में जजिया कर कब कहां किसने लगाया। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि भारत में जजिया कर कब कहां किसने लगाया। तो भारत में जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध में लगाया, और सिंध में भी थोड़ा अंदर जाना हो तो फिर आप बता देंगे कि सहवान नामक जो है जगह पे जो है लगाया था। ये जो जजिया कर जो होता है गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर होता है। गैर मुसलमानों पर लगने वाला जो है कर जो है होता है। ठीक है। ये जो है सहवान पे आया, सहवान पे कब्जा करने के बाद में बुधिया में आया था। यहां पे जो है बजहरा नामक जो व्यक्ति है, यानी इसका चचेरा भाई जो था वो ऑलरेडी मिल गया, लेकिन कासिम ने बुधिया पर भी कब्जा कर लिया। और बुधिया पर कब्जा करने के बाद में अब कासिम ने सिंधु नदी को पार किया। अब कासिम ने सिंधु नदी को पार किया, और सिंधु नदी के पार कौन बैठा हुआ इंतजार कर रहा था? सिंधु नदी के पार बैठा हुआ कर रहा था दाहिर इंतजार कि अगर ये सिंधु नदी के पश्चिम से चला गया तब तो ठीक है, और अगर ये सिंधु नदी के पूरब की ओर आया तो मैं जो है इससे लड़ाई लड़ूंगा और इसको जो है मजा चखाऊंगा। ठीक है। तो ये स्वरूप है, ये स्वरूप है। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो ये स्वरूप है कि मकरान से एंट्री की, देवल में आया, नीरून में आया, सहवान में आया और बुधिया में आया। कुल मिलाकर के सबसे पहले ये बताइए कि जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब कुछ समझ में आया? गणेश बेटे, अभी हमने केवल थोड़ा सा समझाया है, एक्सेप्शन वाली बात अभी आगे आएगी, आप चिंता ना करें। बिल्कुल था एक्सेप्शन। ब्राह्मण्स थे, विडो थे, डिसेबल्ड थे, सीनियर सिटीजन या ओल्ड लोग थे। तो सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि क्लास कैसी लगी अभी तुरंत, कितना समझ में आया। संतोष की बड़ी समस्या है, संतोष कुमार बहुत देर से क्वेश्चन जो है
लगातार दागे चले जा रहे हैं। संतोष बेटे, सब होता है, ऐसे आपको भी होगा। पहले जो है कमेंट करिए कि आज की क्लास से आप कितने % संतुष्ट हैं। आपकी क्लास से, आज की क्लास से आप लोग कितने % संतुष्ट हैं, कितना आपकी समझ में आया। अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत बताएं, कहीं डाउट है तो डाउट बताएं, या क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आगे इसको कंटिन्यूस तो किया ही जाएगा, क्लास तो रोजाना ही चलेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद में जब आपको क्लास खत्म हो जाए, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको अपने हिसाब से जो लगे कमेंट करेंगे। क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से, आप लाइक कम करते हैं थोड़ा सा, क्लास को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्लास को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस क्लास को आप अपने दोस्तों को दिखाइए, कर भला हो भला। जितना आप दूसरों का भला करोगे, जितना आप दूसरों का भला करोगे उतना ही जो है आपका भला होगा। इसलिए क्लास को जो है दूसरे बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बताइए, दिखाइए। अभी तक हमारी हिस्ट्री ऑप्शनल की 3 क्लास हो चुकी हैं। हो सकता है कि इसमें जो है कमेंट डाल दिया गया होगा या आगे डलवा देंगे। स्टेप बाय स्टेप जो है आपके क्लास को देखते रहिए और कॉन्सेप्ट को डेवलप करते रहिए। आंसर्स भी आप लिखते रहें, साथ के साथ आंसर लिखना भी जरूरी होता है। संतोष बेटे देखिए, एक ही दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है। आज आपका पहला दिन है, पहले समझिए इतिहास क्या होता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, कितनी गहराई में जाके पढ़ना है। हमने आपको सिलेबस बताया, हमने आपको टॉपिक का नाम बताया, टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस बताए। इतना आसानी से नहीं होता एक दिन में, एक क्लास में। पहले जो बताया हुआ है सभी बच्चे उस पर काम करें, क्वेश्चंस लिखें, टॉपिक को याद करें। ठीक है, किताबों से पढ़ने की कोशिश करें, जो भी आपके पास किताब या नोट्स है उससे पढ़ें। ठीक है, और आगे की उसके कॉन्सेप्ट को बना करके रखें, ताकि आगे जब हम आएंगे तो जो है उसको हम जो है फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से सीक्वेंस में चलेगा, सीक्वेंस नहीं टूटेगा। हमने अपना इतिहास मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट किया है, वहीं से चलेगा। मध्यकालीन, आधुनिक, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, इस प्रकार से चलता चला जाएगा, 1 बाय 1 स्टेप के साथ। ठीक है, तो चलिए टाइम हो चुका है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी समय। हमारी क्लास का टाइम 9 से 11 है। ठीक है, आपको अगर कोई दिक्कत है तो जो हमारे गिवन नंबर्स आ रहे हैं इन पे आप जो है कॉल करें, पूछ लें कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, कितने दिन का है, कितनी फीस है। ये जो है मेरा बताने का जो है नहीं है, ये आपका है। मेरा काम केवल पढ़ाना है। पढ़ाने का मेरा तरीका यही है, टॉपिक का नाम, सिलेबस में वो टॉपिक है या नहीं है, नहीं है तो अगर हिडन है तो हिडन बता दें, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के बाद जो है अपना टॉपिक धुआंधार पढ़ते चले जाना है। ठीक है, जैसा आज हमने किया है, इसी वे को हम हमेशा बना करके रखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट करना न भूलें, जैसा आपको अच्छा लगे, जो रिक्वायरमेंट है कमेंट करें। आपको ओजंक IAS क्लासेस की तरफ से आपको जो है उसका उत्तर मिलेगा, वाजिब उत्तर मिलेगा, जो आपके लिए जरूरी होगा। धन्यवाद।